जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, हाल ही के एग्जाम में पूछे गए और आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है भरतनाट्यम नृत्य शैली का उद्गम स्थल कौन सा राज्य है। भरतनाट्यम नृत्य शैली का उद्गम स्थल कौन सा राज्य है, ये आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु भरतनाट्यम नृत्य शैली का उद्गम स्थल है। भरतनाट्यम भारत की सबसे प्राचीन और प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है, जिसका उद्गम स्थल तमिलनाडु राज्य से है। प्रारंभ में या मंदिरों में देवताओं की आराधना के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। इसे पहले सादिर नृत्य भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो सादिर नृत्य भी इसे कहा जाता था। या भी ध्यान में पूछ सकता है आपसे। यह नृत्य नाट्य शास्त्र पर आधारित है। इसमें भाव, राग, ताल का सुंदर संयोजन होता है। चलिए भारत के शास्त्रीय नृत्य आपको बताते हैं। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या वर्तमान समय में 8 प्रमुख शैलियां हैं। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। कथकली जो है केरल का रंगीन व मुखौटा आधारित नृत्य है। मोहिनीअट्टम की बात में तो केरल की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कोमल नृत्य है। आपसे पूछ सकता है कि केरल में कौन सा नृत्य होता है जो महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कोमल नृत्य है, तो वह मोहिनीअट्टम है जो कि शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो है उत्तर भारत का, विशेषकर उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसी की बात करें तो उड़ीसा राज्य का नृत्य है, जगन्नाथ भक्ति से जुड़ा है। मणिपुरी जो है मणिपुर का नृत्य है, राधा कृष्ण लीला पर आधारित। तो सत्रिया जो है असम का शास्त्रीय नृत्य, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव द्वारा विकसित। तो ये सब भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने शुरू करवाया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था, ये आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु अर्जुन देव ने। स्वर्ण मंदिर जिसे गोल्डन टेम्पल कहते हैं, जिसे हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है, का निर्माण 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने शुरू करवाया था। इसका निर्माण पीरियड जो था 581 ईसा पूर्व ईस्वी में, और निर्माण जो पूर्ण हुआ 1589 ईस्वी में। गुरु ग्रंथ साहिब को भी सबसे पहले यहाँ स्थापित किया गया था। यह अमृतसर पंजाब में स्थित है और सिखों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना गया है। ऑप्शन में दिया गुरु नानक, तो गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु गोविंद सिंह ऑप्शन में दिया है, तो ये 10वें गुरु थे, सिखों के खालसा पंथ की स्थापना की थी। हरगोबिंद ऑप्शन में है, तो सिखों के 6ठे गुरु थे ये, और धार्मिक प्लस युद्ध शक्ति के प्रतीक थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। वर्तमान समय में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो वर्तमान समय में पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो है भगवंत सिंह मान। भगवंत सिंह मान वर्तमान समय में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। बात करें पंजाब राज्य की, जिसका स्थापना होता 1 नवंबर 1966 को। कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1966 को इसका स्थापना हुआ था। राजधानी है इसकी चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है इसकी राजधानी है, या हरियाणा राज्य की भी राजधानी है, ये भी ध्यान रखिएगा। राज्यपाल हो जाते हैं गुलाब चंद कटारिया। मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में भगवंत सिंह मान, ये आम आदमी पार्टी से हैं। सीटों की बात करें तो यहाँ लोकसभा की 13 सीटें हैं। लोकसभा की 13 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें और विधानसभा की 117 सीटें हैं पंजाब राज्य में। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री कौन है। वर्तमान समय में असम के मुख्यमंत्री कौन है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा वर्तमान समय में असम के मुख्यमंत्री हैं। असम को राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कब मिला? तो 26 जनवरी 1950 को इसे राज्य का दर्जा मिला। राजधानी है इसकी दिसपुर। राज्यपाल हैं वर्तमान समय में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। मुख्यमंत्री हो जाते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा के भारतीय जनता पार्टी से हैं। सीटों की बात करें तो लोकसभा की 14 सीटें, विधानसभा की 7 सीटें और राज्यसभा की 7 सीटें और विधानसभा की 126 सीटें हैं असम राज्य में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन हैं। वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन है, ये आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीनिवासन। बी श्रीनिवासन वर्तमान समय में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक हैं या प्रमुख हैं। बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की, जिसकी स्थापना हुई थी 1986 में। कब हुई थी? तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा वर्तमान में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसे एनटीपीसी बोलते हैं,
इसके निदेशक कौन है, ये आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार वर्तमान समय में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी के निदेशक हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी 1975 में हुई थी और इसका भी जो हेडक्वार्टर है वह न्यू दिल्ली में ही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, ये आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भारत का एक उच्च स्तरीय शासी निकाय है जिसे 6 अगस्त 1952 को गठित किया गया। यह राज्य राष्ट्रीय योजनाओं को मंजूरी देने, केंद्र और राज्यों के बीच नीतिगत सामंजस्य बनाने और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए बना था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस किसके बीच सहयोग का परिणाम है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन किसके बीच का सहयोग का परिणाम है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए, इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नासा, रूस, ईएसए, जापान, कनाडा के बीच का संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला है जो पृथ्वी की कक्षा में स्थित है। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय अंतरिक्ष परियोजना है। सहयोगी देश हैं जो इसके और एजेंसियां हैं, नासा जो कि अमेरिका से है, रॉसकॉस्मोस जो है रूस की स्पेस एजेंसी है, या रूस की स्पेस एजेंसी ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये यूरोप की है, और रॉसकॉस्मोस जो है रूस की है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप का है। जाक्सा की बात करें तो जाक्सा जिसका फुल फॉर्म होता है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी या जापान का है, और सीएसए कनाडियन स्पेस एजेंसी या कनाडा का, यह सब मिलकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे काम कर रहे हैं। आरंभिक लॉन्च हुआ 1998 में। आईएसएस को पृथ्वी के चारों ओर 90 मिनट में एक चक्कर लगाने में सक्षम बनाया गया। इसमें लगातार वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री कार्यरत रहते हैं। इसका उद्देश्य है वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा, पर्यावरण और तकनीक का प्रयोग करना। भारत का इसरो जो है इस परियोजना का सदस्य नहीं है अब तक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा चंद्रमा पर जल की उपस्थिति की खोज भारत के किस मिशन से शुरू हुई थी। चंद्रमा पर जल की उपस्थिति की खोज भारत के किस मिशन से हुई थी, या बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रयान 1 के द्वारा। चंद्रमा पर जल की उपस्थिति की खोज भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान 1 के द्वारा की गई थी। यह जो मिशन लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। लॉन्च वाहन था PSLV-C11। क्या था लॉन्च वाहन, तो PSLV-C11 इसका लॉन्च व्हीकल्स था। चंद्रयान 1 पर लगे अमेरिकी उपकरण मून मिनरोलॉजी मैपर M3 ने चंद्रमा की सतह पर पानी के H2O की उपस्थिति के प्रमाण दिए। यह खोज वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत बड़ी सफलता मानी गई और भारत को वैश्विक मान्यता दिलाई। मिशन का संचालन इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, ये आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुरुआत हुई है वह 1992 में हुई थी। और अगर यही पूछ लेता कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो 1972 में। तो यहाँ पर बात हुई प्रोजेक्ट एलिफेंट की जिसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। उद्देश्य क्या है, तो हाथियों की रक्षा व उनके पर्यावास को संरक्षित करना। वन मंत्रालय द्वारा संचालित। हाथी को 2010 में भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा चंदन की लकड़ी प्रमुखता किस राज्य में पाई जाती है। चंदन की जो लकड़ी है प्रमुखता किस राज्य में पाई जाती है, ये आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। चंदन की लकड़ी का भारत का सबसे बड़ा और प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक है। कर्नाटक को चंदन राज्य भी कहा जाता है। यहाँ की जलवायु और मिट्टी चंदन के वृक्षों के लिए उपयुक्त होती है। मैसूर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए राइट आंसर। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, बेंटन सर्फ और बाबकान ने इंटरनेट का जनक कहा जाता है। बेंटन सर्फ और बाबकान को मिलकर इंटरनेट का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1970 के दशक में TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल का विकास किया। यह तकनीक आज भी इंटरनेट के मूल ढांचे का आधार है। TCP और IP ने विभिन्न नेटवर्कों को जोड़ना संभव बनाया, यही इंटरनेट की नींव है। बेंटन सर्फ और बाबकान को इस योगदान के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। 2005 में दोनों को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। ये भी पूछ लेता है कि अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम है, जैसे हमारे देश का भारत रत्न है, यह इन्हें 2005 में मिला। बेंटन सर्फ और बाबकान को इन्हें फादर ऑफ द इंटरनेट कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे।
अगला प्रश्न पूछा है अष्टप्रधान मंडल किस शासक द्वारा स्थापित किया गया था। अष्टप्रधान मंडल किस शासक द्वारा स्थापित किया गया था यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, शिवाजी के द्वारा। अष्टमंडल प्रधान की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की, छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। यह एक 8 मंत्रियों की परिषद थी जो शिवाजी के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करती थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है स्पेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किसके अध्ययन के लिए किया जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किसके अध्ययन के लिए किया जाता है ये आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश के। स्पेक्ट्रोस्कोप एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग प्रकाश के स्पेक्ट्रम के अध्ययन के लिए किया जाता है या किसी सूत्र से निकलने वाले प्रकाश के उसके घटक वर्णों में विभाजित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA किस वर्ष लागू हुआ था ये आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, 2013 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA भारत सरकार द्वारा 2013 में लागू किया गया। इसे खाद्य का अधिकार कानून भी कहा जाता है, राइट टू फूड। अधिनियम पारित हुआ 5 जुलाई। अधिनियम कब पारित हुआ, तो अधिनियम जो पारित हुआ वह पारित हुआ 5 जुलाई 2013 को। लागू होने की तिथि जो है 12 सितंबर 2013 को। लाभार्थी हैं भारत के लगभग 67% जनसंख्या और 67% जनसंख्या, जिसमें ग्रामीण 75%, शहरी 50%। मुख्य प्रावधान क्या है इसमें, तो पात्र व्यक्तियों को रियासती दर पर खाद्यान्न जैसे चावल 3 रुपए किलो, गेहूं 2 रुपए किलो, मोटा अनाज 1 रुपए प्रति किलो, प्रति व्यक्ति को 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह। अंत्योदय अन्न योजना के तहत 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह भी दिया जाता है। लाभार्थी वर्ग कौन कौन से, तो गरीब, महिलाओं, बच्चों और वृद्धजनों को विशेष प्राथमिकता है इसमें। तो यह सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है एग्जाम में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये आपसे पूछा है, चलिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, राइट आंसर बता दीजिए। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह पेरिस में। एक क्वेश्चन बनता है आपका, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, तो पेरिस जो है या फ्रांस की राजधानी और या सीन नदी किनारे स्थित है, यह भी ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ बात हो रही है यूनेस्को की, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। सदस्य देश हैं 190 से अधिक। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, तो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, विश्व धरोहर स्थलों की पहचान और संरक्षण करना, वैश्विक शांति और सतत विकास को प्रोत्साहन देना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सिस्मोग्राफ का उपयोग किसके मापन में होता है। सिस्मोग्राफ का उपयोग किसके मापन में होता है ये आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, भूकंप की तीव्रता। सिस्मोग्राफ एक वैज्ञानिक यंत्र है जिसका उपयोग भूकंप की तीव्रता और तरंगों को मापने के लिए किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हर घर जल योजना किस अभियान का हिस्सा है। हर घर जल योजना किस अभियान का हिस्सा है ये आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, जल जीवन मिशन का। हर घर जल योजना भारत सरकार की जल जीवन मिशन का एक प्रमुख हिस्सा है। इसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। शुरुआत हुई 15 अगस्त 2019 को। घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। लक्ष्य क्या है, तो 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को नल से जल की सुविधा देना। 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल सुनिश्चित करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश का ये आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। राइट आंसर क्या है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, भारत है या जापान है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। 1951-52 से लगातार चुनाव हो रहे हैं, लगातार चुनाव। मतदाता संख्या सबसे अधिक है हमारे भारत में। संविधानात्मक लोकतंत्र है। अब यहाँ बात हो रही भारतवर्ष की, चलिए भारतवर्ष से महत्वपूर्ण जान लेते हैं। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है मान्यता प्राप्त नहीं परंतु हॉकी प्रतीकात्मक रूप से माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है। तो भारत का सबसे छोटा राज्य जो जनसंख्या में सिक्किम है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो उत्तर प्रदेश है। भारत में कुल राज्य 28 राज्य। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है 8 है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हाइग्रोमीटर किसे मापने का यंत्र है। हाइग्रोमीटर जो है वह किसे मापने का यंत्र है ये आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, आर्द्रता को। हाइग्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो जिसका उपयोग वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है।
हाइग्रोमीटर वायु में नमी की मात्रा को प्रतिशत में दर्शाता है। बाकी ऑप्शन में दिया तापमान, तो तापमान को थर्मामीटर से मापते हैं, वायु दाब को बैरोमीटर से मापते हैं, ध्वनि को डेसिबल मीटर या साउंड मीटर से नापते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है। राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है, ये आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की गणना का कार्य राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा किया जाता है। एनएसओ नेशनल स्टैटिकल ऑफिस भारत सरकार की सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। एनएसओ पहले सीएसओ सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस और एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के विलय से बना, या जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एमएनपी जैसी राष्ट्रीय आय से संबंधित सूचनाएं जारी करता है। गणना की रिपोर्ट आमतौर पर तिमाही और वार्षिक आधार पर प्रकाशित करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है व्यापार विवादों का समाधान। WTO का मुख्य उद्देश्य है, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, व्यापार विवादों का समाधान करना और व्यापार नियमों का नियमन करना। इसकी जो स्थापना हुई वह 1 जनवरी 1995 को, मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और सदस्य देश 160 से अधिक इसके देश हैं, सदस्य देश हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं, ये आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 85 शब्द हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल 85 शब्द हैं, जिसमें भारत के संविधान की आत्मा, उद्देश्य, मूल सिद्धांत और लक्ष्य को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। मुख्य बिंदु की बात करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग। इसमें भारत को परिभाषित किया गया है जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ, द्वारा 3 शब्द जोड़े गए हमारे संविधान की प्रस्तावना में। ये शब्द समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा शेरशाह सूरी की कौन सी मुद्रा आज भी भारतीय मुद्रा प्रणाली में उपयोग होती है। शेरशाह सूरी की कौन सी मुद्रा आज भी भारतीय मुद्रा प्रणाली में उपयोग होती है, आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रुपया। शेरशाह सूरी जिसका कार्य पीरियड था 1540 से 1545 ने शासनकाल में चांदी की एक मानकीकृत मुद्रा जारी की, इसे कहा गया रुपया, जिसका भार लगभग 178 ग्राम यानी 11.53 ग्राम था। यह मुद्रा तुलनात्मक रूप से स्थिर और विश्वसनीय था। अकबर और बाद में मुगल शासकों ने भी इस व्यवस्था को अपनाया और आगे बढ़ाया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आज भी जारी की जाने वाली मुद्रा को रुपया कहा जाता है। रुपये का प्रतीक चिन्ह जो है 2010 में अपनाया गया, या IITN उदय कुमार ने इसको बनाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में वन अनुसंधान संस्थान FRI कहाँ स्थित है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा है। तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो स्थित है वह देहरादून में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, देहरादून में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्न में से कौन सी संस्था भ्रष्टाचार रोकथाम हेतु गठित की गई थी। निम्न में से कौन सी संस्था भ्रष्टाचार रोकथाम हेतु गठित की गई थी, ये आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, CBC, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। यार भ्रष्टाचार रोकथाम हेतु यह संस्था गठित की गई थी। CBC जिसका फुल फॉर्म होता है केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। यह एक स्वतंत्र संस्था है जिसे भारत सरकार ने भ्रष्टाचार की रोकथाम और निगरानी के लिए गठित किया था। स्थापना होता 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर। संवैधानिक दर्जा तो नहीं है, यह एक वैधानिक संस्था है 2003 से CBC एक्ट के तहत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 मुख्यतः किससे संबंधित है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 मुख्यतः किससे संबंधित है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, साइबर अपराध से संबंधित है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 भारत में साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को नियंत्रित करने वाला पहला प्रमुख कानून है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह साइबर अपराधों पर नियंत्रण, डिजिटल दस्तावेजों को कानूनी मान्यता देना, ई-कॉमर्स और गवर्नेंस को बढ़ावा देना, हैकिंग, डेटा चोरी, वायरस फैलाने, फर्जी ईमेल, साइबर आतंकवाद जैसे मामलों से निपटना।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, किस वंश के शासनकाल में इलाही संवत की शुरुआत हुई थी? किस वंश के शासनकाल में इलाही संवत की शुरुआत हुई थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मुगल वंश के कार्यकाल में। इलाही संवत की शुरुआत मुगल सम्राट अकबर ने की थी। यह एक नया कैलेंडर था जिसे अकबर ने अपनी दीन ए इलाही धर्म के प्रचार और प्रशासनिक सुधारों के तहत लागू किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, 1857 की क्रांति के समय दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति के समय दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए कि 1857 की क्रांति में दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफर ने। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। इस विद्रोह के समय दिल्ली में बहादुर शाह जफर को प्रतीकात्मक रूप से मुगल सम्राट मानकर विद्रोहियों ने उनका नेतृत्व स्वीकार किया था। बहादुर शाह जफर को विद्रोहियों ने भारत का सम्राट घोषित किया। दिल्ली को विद्रोह का केंद्र बनाया गया। अंग्रेजों ने बाद में उन्हें बंदी बनाकर बर्मा, जो वर्तमान समय म्यांमार कहा जाता है, निर्वासित कर दिया। वहीं उनकी मृत्यु हुई। बाकी ऑप्शन में दिया तात्या टोपे, तो उन्हें कानपुर और मध्य भारत में सक्रिय रहे। नाना साहब कानपुर विद्रोह का नेता रहे और रानी लक्ष्मीबाई झांसी की विद्रोह की अगुवा थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है आपसे। आज का अंतिम क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है, यह आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वाशिंगटन DC में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई 27 दिसंबर 1945 को हुई। वर्तमान में सदस्य देश जो 190। इसका मुख्य कार्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना और ऋण देना। प्रथम महिला जिसकी प्रमुख थी वो क्रिस्टियाना लागार्ड थी, जिसकी प्रथम महिला इसकी प्रमुख थी। वर्तमान में जो इसकी MD हैं वो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं, ये बुल्गारिया से हैं। तो ये रहे टॉप 30 GK GS के प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने शुरू करवाया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने शुरू करवाया था, यह आज का आपका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। कोई सुझाव हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप पे शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।